नमस्ते। इस वीडियो में आज हम अपनी आईआईटी की पढ़ाई के लिए डिटेल्ड प्लान बनाएंगे पूरा 2 साल का। जो चर्चा मैं कर रहा हूँ वो उसमें बार बार आईआईटी जेईई नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये इन तरीकों से पढ़ाई करेंगे तो आप कोई भी कठिन परीक्षा जैसे नीट निकाल सकते हैं। इससे अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेशन और सब्जेक्ट वाइज स्टडी मेथड्स। अब हम प्लान बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई को फेजेस में बांटना होगा। ठीक है, सबसे पहला फेज जो है 15 मई से 31 मई तक चलेगा। अगर आप 2027 में परीक्षा दे रहे हैं तो 15 मई 2025 से 31 मई 2025 तक 17 दिन। इस पहले फेज में यानी कि 1 जून से पहले पहले आपको मैथ्स में वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज लेनी है। इसके बिना आपको सारे सब्जेक्ट्स में दिक्कत आने वाली है। वेक्टर्स में कितना पढ़ना है? वेक्टर्स में आपको पढ़ना है वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन खूब अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसका फिजिक्स से रिलेवेंस पता होना चाहिए। जैसे कि वर्क जो है वेक्टर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से वर्क बनता है जो कि स्केलर होता है, और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से एंगुलर मोमेंटम बनता है जो कि वेक्टर होता है। तो वो फिजिक्स से उस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का रिलेवेंस कितना है उतना पता आना चाहिए। उसको प्रैक्टिस नहीं करना है, उस पर अपना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देना। एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है वो पता होना चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो पता होना चाहिए। केवल बेसिक एनसीईआरटी बुक लेवल की भी अगर चीजें अगर आपको पता है तो यहां पे काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस तरह के बेसिक फॉर्मूले रट लेने हैं, है ना। डेरिवेशन पे नहीं जाना है अभी इस स्टेज पे। सेम इंटीग्रेशन में भी आपको बेसिक एनसीईआरटी लेवल की चीजें पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए किसी कर्व का इंटीग्रेशन उस कर्व के नीचे का एरिया होता है। ठीक है, और यहां पर भी सिंपल फॉर्मूले जैसे x टू द पावर n है या sin x है या cos x है, n का इंटीग्रेशन क्या होता है ये रट लेने हैं, डेरिवेशन पे अभी नहीं जाना। अब आपका फेज 2 स्टार्ट होगा। फेज 2 आपका बहुत लंबा फेज है, सबसे लंबा फेज है। 1 जून से लेके 15 अक्टूबर, यानी कि 1 जून 2025 से लेके 15 अक्टूबर 2026 तक 16.5 महीने। इन 16.5 महीने में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इनिशियल लेवल का। स्कूल में आपके पीसीएम के अलावा 2 सब्जेक्ट और होंगे। मैं क्लियर कट सजेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि उन 2 सब्जेक्ट्स को केवल जब क्लास टेस्ट आता है या स्कूल में कोई एग्जाम आता है उस समय पर केवल 1-2 दिन पढ़ना है, और बाकी उन दोनों सब्जेक्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस है जेई एडवांस। इन 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करने से आपको जेई एडवांस की रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू रिमेन फोकस्ड ऑन जेई एडवांस। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट्स में अगर कोई जर्नल बनाना पड़ता है केवल खाना पूर्ति के लिए, लेके बनाना था भाई, ले बना के दे दिया मैंने तेरे को, उसको कुछ सजावट में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इस फेज में जो हमारा फेज 2 चल रहा है इसमें आपको 3 राउंड्स की पढ़ाई करनी है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। ठीक है, मैंने बोला था ना रिपीटेटिव चीजें बार बार सामने आनी चाहिए, नई नई डिफिकल्टी लेवल के साथ सामने आनी चाहिए, इसलिए आपको 3 बार पढ़ाई करनी है, 3 राउंड्स की पढ़ाई करनी है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है? फर्स्ट राउंड में आप केवल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें और चैप्टर के बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो एग्जाम्पल्स पढ़ के उनको समझने की कोशिश करें। हर टॉपिक के एंड में
जो टॉपिक रिलेटेड एक्सरसाइज या कुछ प्रैक्टिस शीट टाइप की चीज दी होती है वो कर ले। इस टाइम पे आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट्स बनाते समय खूब गैप छोड़ छोड़ के नोट्स बनाएं। इस टॉपिक का नोट्स बना लिया, फिर उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ दे, फिर दूसरे नोट्स के बीच में खूब गैप रखें। और नोट्स बनाते समय डायग्राम भी साथ में बनाएं, डायग्राम पे बहुत ध्यान दें। जब तक कि मंथली टेस्ट में आने वाले पूरे सिलेबस का राउंड 1 कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक नेक्स्ट राउंड पे नहीं जाना है। सेकेंड राउंड में एकदम आसान लेवल 1 वाले एमसीक्यू, वो भी सिंगल आंसर करेक्ट टाइप, वो करने हैं। स्पीड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है। अगर ये वाले क्वेश्चंस को करने में भी ज्यादा समय लग रहा है, टीचर आगे निकल रहा है, तो टीचर के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। आधे प्रॉब्लम होते हैं, आधे कर लो, अल्टरनेट कर लो, आधी प्रॉब्लम छोड़ दो। ठीक है, ऑड कर लो, इवन छोड़ दो, या इवन कर लो, ऑड छोड़ दो। आपको हमेशा अपने कोचिंग के साथ सिंक में रहना है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, इन प्रॉब्लम को करने का आपको समय मिलेगा। ठीक है, अपने दिमाग से, अपने तरीके से, हर पढ़ाई करने के बाद एक अपना तरीका बनाएं कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा। अपने दिमाग से अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। टाइम लग रहा लगने दें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग गया, बिल्कुल ध्यान नहीं दे कि एग्जाम में तो मुझे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होंगे। ना ना, एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लगने दो। आधे घंटे से पहले तो उसका आंसर देखना ही नहीं है, उसका सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। आधे घंटे बाद सॉल्यूशन देके, सॉल्यूशन भी देख के समझने की कोशिश करें। समझ में ना आए तो टीचर से पूछना है। टाइम की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, स्पीड की बिल्कुल चिंता करनी नहीं करनी है। और इस समय पे आपको ज्यादा लर्निंग होगी। ये जो राउंड चल रहा है ना, इसमें ज्यादा लर्निंग होगी जब आप लेवल 1 कर रहे हैं, सिंगल आंसर करेक्ट टाइप एमसीक्यू। ये जो लर्निंग है, इसको भी आपने जो नोट्स में गैप छोड़े हुए थे, उन गैप्स में भरना है। ठीक है, ट्राई मंथली टेस्ट और उसके रिवीजन के लिए इस लेवल तक की पढ़ाई काफी है। अब थर्ड राउंड, ये आपकी पढ़ाई कब काम आएगी? स्कूल में एनुअल एग्जाम्स होंगे, उन सब में काम आएगी। उस राउंड में आपको सारे टाइप के लेवल 1 करने हैं, मिक्स एंड मैच वाले भी, मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले भी, ट्रू फॉल्स टाइप वाले भी, सिंगल आंसर करेक्ट वाले एमसीक्यू तो करने ही है वो तो इस राउंड में आपको सारे सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन लेवल 1, केवल लेवल 1। ठीक है, नोट्स को याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जब मौका पड़े नोट्स देख के करें सवाल। ठीक है ना, ये नहीं कि अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है, नोट्स देखें और नोट्स देख के सवाल करें, होता है कि नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन खुद से करें, लिख के करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ समझ में तो आ गया, ये ऐसे होगा, इसमें फिर उसके बाद इसको कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन में देख लेते हैं, अरे हाँ बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही हुआ है। ये नहीं करना है, ये किया तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाओ। खुद से लिख के करना है, करने के बाद सॉल्यूशन चेक करना है कि उसने वैसे किया था या नहीं किया था। दिमाग में नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है, लिख के खुद से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये आईआईटी का एग्जाम जो है, समझ लो अच्छी तरह से, आईआईटी का एग्जाम जो है एक स्विमिंग की तरह है, स्विमिंग सीखने जैसा है। स्विमिंग के ऊपर बड़े बड़े से बड़े आप बढ़िया से बढ़िया बुक्स पढ़ लो, बढ़िया से बढ़िया वीडियोस देख लो, सारी तरकीबें सीख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक खुद से पानी में उतरोगे नहीं, स्विमिंग सीख नहीं सकते। 16.5 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, तो इसके लिए प्लान बनाते समय ये समझ लें कि तीनों सब्जेक्ट्स के कम से कम दो दो चैप्टर्स 1 महीने में होने चाहिए। ठीक है, मंथली प्लानिंग शीट मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह की कुछ बनेगी। तो ये बेसिक प्लानिंग शीट है, इसमें मैंने टॉपिक्स के नाम नहीं लिखे हैं, तो टॉपिक के नाम आप डाल लें, उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा डिटेल कर लें। ये ज्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, इस तरह की मंथली प्लानिंग शीट बनेगी। हर महीने तीनों सब्जेक्ट्स के कम से कम दो दो चैप्टर्स होने चाहिए, अदरवाइज आप मैच का टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे।
ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम आ गए फेज 3 में। फेज 2 तक हमने क्या किया, पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, और पूरा सिलेबस खत्म करके सारे सिलेबस के लेवल 1 टाइप क्वेश्चंस कर लिए। थर्ड फेज जो है ये आपका 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, यानी कि लगभग 1.5 महीने का फेज है। ये कंटिंजेंसी फेज है। किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से या कुछ होने की वजह से या स्पीड मैच ना होने की वजह से अगर कुछ छूट गया था तो वो ये 1.5 महीने में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना है। ये नहीं कि मैंने 1.5 महीने का कंटिजेंसी टाइम दे दिया तो आप भी जो है आराम आराम से करो कि 1.5 महीना तो दिया हुआ है। आपको अपने हिसाब से करना है, कंप्लीट करना है। अगर ये 1.5 महीना आपके पास खाली बचता है तो आप दूसरी बुक्स उठाएं, दूसरी बुक्स के L1 क्वेश्चंस करें। ठीक है, अच्छा, एक बार तीनों सब्जेक्ट्स का फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाने तक, यानी कि 30 नवंबर तक आपको L2 लेवल पर नहीं जाना है। आपकी कोचिंग L2 L3 कराती है, उनको कराने दीजिए, क्लासरूम में समझ लीजिए टीचर कैसे करा रहा है। अगर कोई क्लास में कोई स्टूडेंट L2 लेवल का क्वेश्चन पूछता है या L3 लेवल का क्वेश्चन पूछता है टीचर से, टीचर उसको बताएगा, करके दिखाएगा। देखिए, समझिए, खुद से प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, L2 लेवल पे 30 नवंबर तक जाना ही नहीं। इस फेज में 30 नवंबर तक वाला जो फेज चल रहा है, इस फेज में आपको अपनी वीकनेसेस को पहचानना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? वीकनेस वो टॉपिक्स है या वो चैप्टर्स है जो आपको बार बार समझ में नहीं आते, जिसमें आप बार बार कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्वेश्चन नहीं कर पाते, आप मजा नहीं आता यार। जब एग्जाम आता तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, यार फिर से ये गैस थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम आ गया, इसमें ये समझ में नहीं आता ये टॉपिक मेरे को। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इस तरह की चीज होती है जो अधिकतर बच्चों को नहीं पसंद होती करनी। ठीक है, स्ट्रेंथ्स आपकी क्या है, जिनको करने में आपको बहुत मजा आता है। ये तो समझ में आ गया, चल चैलेंज दे, कोई क्वेश्चन दे मैं कर दूंगा, इस टाइप की जो ये आपकी स्ट्रेंथ्स है। तो इस पूरे फेज में 30 नवंबर मतलब 1 जून 2025 से लेकर 30 नवंबर 2026 तक, पूरा 1.5 साल से ज्यादा का समय, लगभग 18 महीने का समय है। इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, आपकी वीकनेसेस को पहचानना है। आपकी वीकनेसेस अगर कोई है तो उस पर एक्स्ट्रा टाइम देना है, उसको वीकनेस को दूर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कोचिंग के टीचर के साथ सिंक में बने रहना बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि टीचर अगले टॉपिक पे पहुंच जाए और आप पिछले टॉपिक पे रह जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो में ये चीज। टीचर अगर अगले टॉपिक पे पहुंच गया है तो आप भी अगले टॉपिक पे ही पहुंच जाएं। आपकी प्रॉब्लम्स, आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो नहीं कर पाए हैं तो छोड़ दें। मैं अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो अल्टरनेट क्वेश्चंस कर लें, लेकिन टीचर के साथ हमेशा बने रहें। आपको वही चीज करनी है जो टीचर क्लास में बता रहा है, टीचर से अलग नहीं जाना है। टीचर से अलग गए, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, समझ में आना बंद हो जाएगा, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ठीक, मैंने बताया था लर्निंग कर्व होता है। लर्निंग कर्व में पहले आप यहां तक जाते हैं, फिर कुछ स्टेप स्टीडी हो जाते हैं या थोड़ा तो गिरने लगते हैं लर्निंग आपकी, फिर आपको स्टिमुलस चाहिए होता है, फिर आप थोड़ा बढ़ते हैं। इस तरह का लर्निंग कर्व मैंने आपको दिखाया था। तो वो लर्निंग कर्व हमेशा दिमाग में रखें, इसलिए मैंने आपको 30 नवंबर तक सिर्फ L1 करने को बोला है। अब अगले फेज में, यानी कि 1 दिसंबर से हम L2 करेंगे। ये हमारा फेज 4 आया। फेज 4 में हम 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक, यानी 4 महीने हम लेवल 2 टाइप के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे। अब यहां पे खास चीज क्या है कि अब आपको दोबारा से नोट्स बनाने हैं। पुराने नोट्स रहने दे, साइड में रख दे, दोबारा से नए नोट्स बनाने।
आप जब नए नोट्स बनाएंगे तो जैसे पुराने नोट्स फिजिक्स के आपने देखे होंगे, करीब 1,500 पेज में आए होंगे, 1200-1500 पेज में फिजिक्स के नोट्स आए होंगे, इतने मोटे मोटे 4-5 रजिस्टर भर गए होंगे। इस बार आपके पूरी फिजिक्स जो है 250-300 पेज में आ जाएगी, एक ही रजिस्टर में आ जाएगी। ठीक है, आप ये मत सोचो कि वो नोट्स तो मेरे बने बनाए हैं, अब दोबारा क्यों बनाऊं। उस समय पे आपने बहुत आसान आसान चीजें भी नोट्स में लिख ली होंगी, वो पढ़ते चलोगे तो आपको 5 रजिस्टर पढ़ने पड़ेंगे ना, तो आपका टाइम टाइम भी खराब होगा और आप ऊब भी जाओगे। आपको हर बार लगेगा कि ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। उस चक्कर में जो चीज बीच में छोटी सी लिखी होगी, जो नहीं आती होगी, वो भी निकल जाएगी। यहां पे आपको दोबारा से नोट्स बनाने हैं। 5 रजिस्टर वाली फिजिक्स इस बार एक ही रजिस्टर में आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये कोचिंग नहीं बताती, ये मैं बता रहा हूं। फेज 4 में यानी कि लेवल 2 पे प्रॉब्लम्स करते समय, यहां तक आते समय आपको क्लियर कट पता चल चुका होता है कि कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स आपके मजबूत हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, और कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक भी मैंने पिछले फेज में बताया था कि अगर कोई चीज में आप वीक हैं तो उस पर एक्स्ट्रा टाइम दें, उस पर कंसेंट्रेट करें और वीकनेस दूर करने की कोशिश करें। लेकिन इस फेज में जब आप लेवल 2 पे पहुंच गए, इस फेज में आपको अपनी वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, जिन चैप्टर्स या जिन टॉपिक्स पे आप स्ट्रांग हैं उसका लेवल 2 करिए, जिन चैप्टर्स या जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं उसका इस समय भी लेवल 1 ही रिवाइज करिए। वीकनेसेस पे कम टाइम देना है, कम फोकस रखना है, स्ट्रेंथ्स पे खेलना है। ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो वीकनेस आपके पूरे पूरे सिलेबस का भी ज्यादा से ज्यादा 8-10% होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वीकनेस पे लेवल 1 कर लें और जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके लेवल 2 करें। क्यों? आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट इंडिया का पैशन होता है, क्रिकेट सभी को इंटरेस्ट होता है इंडिया के अंदर। जब हमारी टीम जब बैटिंग करने जाती है तो किसे पहले भेजते हैं? पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, बड़े बड़े बैट्समैन, इनको हम पहले भेजते हैं। बाद में भेजते हैं बुमराह है, अर्शदीप है, कुलदीप यादव है, सिराज है, ये सब बैट्समैन को बाद में भेजते हैं। क्यों? क्यों सबको बराबर टाइम नहीं देते? नहीं यार, बुमराह को भी बैटिंग करने आनी चाहिए, तो बुमराह अगली बार बुमराह को हम ओपनिंग में भेजेंगे। ऐसा करते हैं कभी? नहीं। क्यों नहीं करते? तभी आप अपना बैटिंग टाइम मैक्सिमाइज कर पाओगे, तभी आपकी टीम जो है मैक्सिमम रन स्कोर कर पाएगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना होता है, आपको अपनी वीकनेस को जबरदस्ती दूर करने की कोशिश नहीं करनी है ना? अर्शदीप और बुमराह को कितना भी सिखा लो, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसी बैटिंग नहीं कर सकते। टाइम वेस्ट मत करो उस पर। सेम जब हमारी टीम बॉलिंग करती है तो वही रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे धुरंधर, उनको हम एक ओवर भी नहीं देते। उस समय पे हमारा हीरो होता है बुमराह, हमारा अर्शदीप, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ये हमारे हीरो होते हैं। इनको बॉलिंग देते हैं, रोहित और विराट को तो एक ओवर नहीं फेंकने देते हम। क्यों? वहां पे भी हम सोचते हैं नहीं भाई, रोहित को भी बॉलिंग आनी चाहिए, इसको भी कराओ, 2 ओवर करवा दो इसको। क्या होगा? अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करनी है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना होगा। इसी फेज के दौरान आपके जेईई मेंस के एग्जाम होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे। शेड्यूल बनाते समय इन एग्जाम्स को ध्यान में रखना है, इनके रिवीजन में जो टाइम जाएगा वो टाइम अलग से एलोकेट करना है। बोर्ड एग्जाम में आपके बाकी 2 सब्जेक्ट्स भी होंगे, सेम वैसे ही क्लियर कट सजेशन है, जब एग्जाम आएगा तब 1-2 दिन 3 दिन पढ़ लेना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। अब हम आ गए 1 अप्रैल पे, हमारा फेज 5 स्टार्ट हो। इस फेज में आप
लेवल 3 की प्रॉब्लम्स करेंगे, रैंक बूस्टर सीरीज आती हैं वो करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं वो करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वैसे तो आपकी पढ़ाई के दौरान हो गए होंगे, अगर कुछ बच गए हैं तो वो भी करेंगे। ठीक है, इस समय पर प्रैक्टिस करते समय आप अपने नोट्स को ना देखें। पहले मैंने कहा था कि नोट्स को देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे आप कोशिश करें कि बिना नोट्स देखे आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। इस फेज में आपको फिर से एक बार नोट्स बनाने हैं, क्योंकि पुराने नोट्स तो आप देख ही नहीं रहे। यहां पे जो आपकी लर्निंग्स होंगी उसको दोबारा नोट्स बनाए। इस बार आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स उठ के केवल 40-50 पेज में आ जाएगी। जब फर्स्ट टाइम आपने नोट्स बनाए तो 1500 पेज के फिजिक्स के नोट्स बने थे। फिर आपने फेज 4 में नोट्स बनाए, वो आपके लगभग 250 पेज के नोट्स बने। इस फेज में जब आप नोट्स बनाएंगे तो मुश्किल से 40-50 पेज में पूरी फिजिक्स हो जाएगी। इसी तरह से केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। यही वो 40-50 पेज हैं जो आपको जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने हैं, एग्जाम से पहले वाली रात में याद करने हैं। ठीक है, ओके। इस फेज में, फेज 4 में तो मैंने कहा था कि जो चैप्टर्स आपके कमजोर हैं उसमें केवल लेवल 1 करें। इस फेज में जो चैप्टर्स में आप वीक हैं उसको देखना भी नहीं है, जस्ट स्किप। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है उस पर, 1 मिनट भी नहीं। जो टॉपिक आपको पिछले 2 साल में समझ में नहीं आया वो अब समझ में नहीं आएगा, उसको जाने दो, मारो गोली। हर व्यक्ति हर टॉपिक में स्ट्रांग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, लेकिन मछली से अच्छा कोई तैर नहीं सकता। तो जिस टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं उस पर रहिए और अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलिए। फिर आपका एग्जाम लगभग 25 मई के आसपास होता है। 15 मई से 25 मई यानी कि आखिरी 8-10 दिन। ये आखिरी 8-10 दिन में आपको रटने वाली चीजें करनी है। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी रटने वाली। केमिस्ट्री में स्पेशली काफी चीजें होंगी रटने वाली। ये रटने वाली चीजें सबसे आखिरी 8-10 दिन में आपको करनी है। और जो आखिरी वाले जो 40-40, 50-50 पेज वाले तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स बन गए थे, वो आपको देखने हैं आखिरी दिन पे। ठीक, तो कंप्लीट प्लानिंग शीट मैं दिखा देता हूं, कुछ लगभग इस तरह की बनेगी। याद रखें हमेशा, वेल प्लान्ड इज हाफ डन। स्टूडेंट्स, पैटर्न समझ लीजिए। अगर आपको बार बार पेपर लेंदी लगता है, यानी कि हर बार आप क्लास टेस्ट या एग्जाम दे के आते हो, बोलते हैं अरे बहुत लंबा था, कर नहीं पाया मैं पूरा, इसका मतलब आप लिख के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आपके लिखित अभ्यास में कमी है। ठीक है, अगर बार बार आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही है, अरे ये तो मुझे आता था, सिली मिस्टेक हो गई, इस तरह की चीजें आपको अगर एग्जाम के बाद लग रही हैं बार बार, तो आप में एक तो धैर्य की कमी है और कॉन्फिडेंस की कमी है। उस पर इंप्रूव करिए। अगर आपको हर बार पेपर कठिन लगता है, इस बार तो बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, कोई नहीं कर पाया, मेरा क्या सभी का खराब, इस तरह की अगर चीज हो रही है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको अपने टीचर्स या अपनी बुक्स बदलनी होंगी। ये इंडिकेशन है, अर्ली इंडिकेशन है कि पेपर बहुत लेंदी था, पेपर में सिली मिस्टेक्स हो गई, पेपर बहुत कठिन था, कोई बहाना नहीं चलेगा। जेई एडवांस दे रहे हो, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेशन बताऊंगा। कितना फिजिक्स और क्यों, कितना केमिस्ट्री क्यों, कितना मैथमेटिक्स क्यों, फिजिक्स पढ़ते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैथ्स पढ़ते समय क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में क्या, कौन सा सब्जेक्ट मतलब कैसे पढ़ना है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उसका इंतजार करो।
थोड़े दिन में आ जाएगा। और अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो, मैं उसको आंसर करूंगा। ओके, चलो नमस्ते। मेरी कॉमेडी देखते रहिए।